बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की बैठक, बल्कि बैठक में आपको पहले खुश आमदीद कहते हैं, और आज की बैठक दो खतूत पे चलेगी इंशाल्लाह। एक ख़त इस्तवा पे और एक ख़त इंतहाई इस्तवा पे जी हाँ, ख़त गुरबत पे, हाँ ख़त मातम, ख़त गुरबत, अच्छा मुख्तलिफ नाम रखे जा सकते हैं। एक तो ख़त है जो जजों ने लिखा है, और उसके बाद जो है वो पिट स्यापा शुरू है। क्या ख़त? वो क्या ख़त है? ख़त तो वो है जो बाइडन भाई ने लिखा, ख़त मातम चाचू को, ख़त मातम। अच्छा, कहीं पे वो नहीं वो बाइडन वाले ख़त की खसूसियात हैं दो। एक वो एक ही लम्हे में वो ख़त मातम भी है, और दूसरे मरहले पे वो दूसरे लम्हे में तीसरा जाविया मैं दूसरा अर्ज कर दूं। एक ख़त मातम और दूसरा ख़त पंगड़ा। अच्छा, तीसरा उल्फत मुगल भाई की रियायत से खत में लिखे हुए उल्फत के प्याम आते हैं। हाय 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 हाय, उल्फत में सनम हमने बहुत दर्द से। अच्छा और हम चुप ही रहे। लेकिन आपने में खत ही नहीं लिखा, आपने में फोन ही नहीं किया। हुआ ये है कि रजी साहब, जैसे ही रजी साहब यहाँ आए ना, तो मैंने रजी साहब को कहा टीवी देखें। अच्छा, तो रजी साहब ने टीवी देखते ही शुरू अभी तक नहीं रुक रही। मैंने कहा है रजी साहब की अगर $2 अरब की लॉटरी भी लगती ना, हाँ, तब भी इतने खुश नहीं होना था जितना वो खत। अच्छा, ये रजी साहब, बाइडन ने जो खत भिजवाया है, भालू डांस, बाइडन ने जो खत भिजवाया है, डोनाल्ड लू ने साथ एक मैसेज किया है कि इसकी कॉपियां करके ऊपर साइफर लिख के एक कॉपी इमरान खान को भिजवा। इन दिनों में ना जिस उम्र में ये खत लिखा गया है, सिंधी में कहते हैं बड़ा चरिया हो जाता है, तो पता नहीं अब क्यों हंस रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही। सर थानू चरिया कहता। वाले को कह रहा हूँ, ये लिए ना मेरे बड़े भाई। अच्छा, कहते रहे, लेकिन देखिए जो बाइडन पागल हो गया। चलते चलते गिर जाता है। 10 अप्रैल 22 के बाद हुआ होगा, उससे पहले तो उसके फोन का इंतजार है। नहीं अब अच्छा, मैं शुरू कर लूं। चंदा इकट्ठा किया $1 करोड़। सारे अमेरिकन डॉक्टर्स को उनको लूट के ज़कात के कांग्रेसमैन के को दिए पैसे। उन्होंने एक खत भी लिखा कि जी पाकिस्तान की सरकार को तस्लीम नहीं करना, वहां धांधली हुई है। फिर कांग्रेस कमेटी में, सब कमेटी में तलब किया गया डोनाल्ड लू को, और वहां पे धमाल। लेकिन हुआ ये कि सब का ये हुआ कि जो $1 खर्च हुआ वो उस पर पानी फिर गया, और वो खत आ गया वज़ीर आज़म पाकिस्तान को कि जी मिलकर चलेंगे, हर शोबे में ताउन करेंगे, पुराने इत्तेहादी हैं, दुनिया को चैलेंजेस का सामना है, पाकिस्तान सैलाब में बहुत मुतासिर हुआ, माहौलियात उसमें अमेरिका पाकिस्तान की मदद करेगा। यार वैसे नहीं, खत लिखने की वजह की है। नहीं, देखिए संजीदा, अमेरिका और हम मिलके चलेंगे, क्या कुछ फहमियां पाल के बैठे अमेरिकी सफीर, देखिए रजी एक मिनट, कहाँ पिंड का सरदार और कहाँ आप उल्फत भाई, एक मिनट भाई, ये वही पिद्दी है जो अमेरिका से वर्ल्ड कप जीत के आई थी। जब स्टेडियम उतरे थे, हाय और अभी जेल में अमेरिकी सफीर का इंतजार हो रहा है बेचारे कि वो अमेरिकी सफीर आएगा मिलने के लिए। अच्छा, एक मिनट यार, बड़ा सीरियस क्वेश्चन है, सीरियस क्वेश्चन। ऑन ए सीरियस नोट, देखिए आप 3 साल के पैकेज के लिए IMF के पास जा रहे हैं, और उस IMF के पैकेज की अप्रूवल के अंदर अमेरिका और उसके गुड ऑफिस का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। तो अगर इस लेटर को आप उस पर्सपेक्टिव में समझें तो ये पाकिस्तान के मुआशी मुस्तकबिल के हवाले से एक अच्छा ओमन है, मैं इसको समझता हूँ। क्योंकि यानी आप ये कहते, मेरा सवाल ये था, ये ख़त सिर्फ इसलिए लिखा गया कि इमरान खान जख्मों से नमक पाशी की जाए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उसकी वजह यह है कि इस वक्त पाकिस्तान चीन के बहुत ज्यादा जेरे बार है। वो जो अटैक हुआ है दासू के इंजीनियर्स के ऊपर, जिसमें 5 चीनी और 1 पाकिस्तानी इंजीनियर जो थे वो जान बहक हुए, तो चीन ने काम बंद कर दिया। अब ज़ाहिर है पाकिस्तान को चीन की ठोड़ी को हाथ लगाना है, घुटनों को हाथ लगाना है, तसल्ली देनी है। तो ऐसी सूरत में पाकिस्तान जब चीन के बड़ा करीब जाने की कोशिश कर रहा होगा तो डिप्लोमेटिकली, मेरा ख्याल है, आई मे बी रॉन्ग, डिप्लोमेटिकली अमेरिका ने एक पत्ता खेला है कि जी पाकिस्तान को ज़रा थोड़ा सा अपनी तरफ भी खींचा जाए कि नहीं। यार दिल ना
ਦਿਲਾਂ ਛੱਡ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੈ ਮਨਾ इसको इस तरह देखा जाए तो अच्छा है अगर पाकिस्तान इसको अच्छी तरह खेले और अपने अवाम के बेहतरी के लिए इस्तेमाल करे, बहुत अच्छा है। लेकिन है ये पॉजिटिव बात है, अगर इससे किसी को आग लगती है तो वो अजाफी ਕੋਈ ਸੜਦਾ ਤੇ ਸੜੇ। और क्या किबला नूरजहां फरमा गई ने, कोई सड़दा है ते सड़े, कोई मरदा है ते मरे। देखिए बात ये है कि अब ये मेरा मूड बने। नहीं वो भी अपनी जगह बिल्कुल नोट दिखाया था, गवर्नमेंट का मूड बना था, नोट दिखाया था, लेकिन हाँ वही था। देखिए ना हर मामले पे वो नोट मांगते हैं। जेल चले गए, कहा गया कि जी वकीलों की फीसें चाहिए, वो चंदा इकट्ठा करना शुरू कर दिया। तो हर मामले पर वो चंदा इकट्ठा करते, लॉबी करनी है जी, कोई बात नहीं, ठीक है, उसके लिए चंदा इकट्ठा करना। अब मामला जो है ना बहुत सीरियस और संजीदा है, लेकिन क्योंकि सियासत बजाते खुद एक सीरियस सवाल है, लेकिन भाई साहब जिसको खान साहब ने उसको मजाक बनाया और खुद को बना दिया। वो क्या मजाक होता है, आते जाते हमको थप्पड़ मारता हुआ जा रहा है कि आज हम कर ले मजाक चक। देखो क्या जरूरत थी मंदिर का घंटा, नहीं वैसे ही मजाक मंदिर का घंटा मजाक तो नहीं होता ना, कोई और मजाक। मतलब आते जाते यार एक चौक पे खड़ा हुआ मस्खरा है, पागल है, जो सबके साथ शरारतें करता है, फिर आता जाता बंदा उसको छेड़ता हुआ जाता है। ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਦਾਈ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਛੇੜ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੋਮਨਾਥ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਕਿੰਨੇ ਢਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਢਾਇਆ। ठीक है, ये वो बंदा इक़्तिदार का आशिक। देखिए एक सलीम केरला नामी शख्सियत भी तो यार एक जो हर दफा इलेक्शन लड़ा करते हैं सर। एक हमारे यहाँ ना गाँव में जो पार्टीशन के बाद जो उधर से हमारे भाई आए, उनमें से एक बुजुर्ग हुआ करते थे, हम स्कूल जाते थे ना, तो वो आसिया के एक्ट्रेस हुआ करती थी, उसके बहुत आशिक थे हम। आसिया, हाँ ये उनके मौला बहुत जट वाली। आशिक थे और वो पागल हो गए थे। अच्छा उस इश्क में पागल हो गए, लिटरली पागल हो गए थे और बैठे होते थे सड़क पे, और हम आते जाते आसिया का नाम लेके उनके मुतल्लिक कोई बच्चे जो शरारत करते थे तो गालियां दिया करते थे। अब ये इक़्तिदार के आशिक, अमेरिका के आशिक, अब ये इसी तरह गालियां दे रहे हैं लोगों को, अडयाला में बैठे हुए। देखिए ये कभी भी अमेरिकन एंटी अमेरिका नहीं रहे, कभी भी एंटी एस्टेब्लिशमेंट नहीं रहे। इन्होंने अब जो अपना मजाक बनवाया 3-4 चीजों की, एक तो IMF को खत लिखा यार वो तो एब्सोल्युटली नॉट वाला ਤੇ ਸ਼ਦੀਦ ਮਜ਼ਾਕ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹੋਟਲ 'ਚ ਕਮਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਭਾਈ ਨੇ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਨॉट कहते पूरा इस्लामाबाद अमेरिका ਨਾਲ ਭਰਿਆ होया ਸੀ ਜਿਹੜੇ एयरलिफ्ट हो रहे सन। अच्छा अब मैं जो बात करने जा रहा हूँ सर, कि इन्होंने IMF को खत लिखा अपने इक़्तिदार में। ये रोजाना कहते थे कि बाइडेन मुझे फोन नहीं करा, ट्रंप चले गए, ट्रंप से तो ट्रॉफी लेके आए थे। तकनीकी खराबी की वजह से शहबाज गिल साहब फरमाते थे, हाँ जी, वो तो अब वहीं बैठे, वो फोन नहीं करते। एक इन्होंने मजाक करवाया था, नए वजीर आजम बने, मीटिंग चल रही है जी, फिर फ्रेंच सदर का फोन आया और नहीं उनको कहा मैं बाद में कॉल करता हूँ, मैं फ्री नहीं हूँ। हाँ वजीर आजम मीटिंग अभी साथियों के साथ मसरूफ है, बात नहीं करेंगे। फ्रांस के सफारत खाने ने कहा झूठ बोल रहा है, किसी ने फोन नहीं किया। बड़ी बेइज्जती हुई। फ्रांस के वजारत खारजा को उसकी वजाहत करना पड़ी कि हमारा सदर इतना वेला नहीं है कि इस मस्खरे को फोन करे। इसने मस्खरा पाकिस्तान को भी मजाक बनाया, इसने अपने आप को भी मजाक बनाया। आज जो बाइडेन का जो खत है, उस खत के जो मंजरजात सामने आ रहे हैं, देखिए आप किसी भी दुनिया में किसी मुल्क के साथ आइसोलेट होकर नहीं रह सकते। और साइफर वाले मामले पे उधर साइफर किया, और एक रियार साहब थे, अब्दुल्ला रियार PTI के ओवरसीज के उधर उन्होंने स्टेटमेंट दी, उधर रियार को कहा जाके डोनाल्ड लू को कहा मैं इतने मजाक करें अपने नाल, मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं हूँ। वो भी सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड, और रियार ऑन रिकॉर्ड आ गए थे। नहीं नूरुल्लाह साहब तो इन्होंने शुरू होना है। आज जो खत आया है, ये होना है इन्होंने, आज जो खत आया है ये कोई बड़ी चीज नहीं है। अगर हम नॉर्मल मैटर्स देखें ना रियासतों के, तो उसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। मोदी ने कहा मुबारकबाद दी, तुर्की ने, चाइना ने, ਇਹਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਖਤ ਵੀ ਲਾ ਲੈਤਾ। अब वो ਯਾਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। यार ਉਹਦੀ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ ਵਿਚਾਰੇ। आखिरी चीज जो मैं आखिरी बात ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ हाँ, लेकिन हमने सुनना है, फिर हमने सुनना है, फिर हाँ फिर सुनना है ना, हमने बोलना आपको सुना जाए। 5 लोगों ने ਅਸੀਂ ਨੂरुल्लाह ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ। अच्छा अहम इजारे अब आखिरी बात जो मैं सोच रहा हूँ कि इस वक्त जो बनी गाला में अपना जमान अडयाला में जो हुआ होगा, और जिस तरह वो बंदा, अच्छा परसों तरसों एक दोस्त ने खबर दी, अच्छा की यार उस पे तो मैंने अपना भी लॉक करना था। अच्छा माशाल्लाह हाँ आपने कर लिया। वो अंदर खिताब करते हैं रोजाना घंटा अडयाला में घंटा खिताब करते हैं। ना करो, आज उनका खिताब चल रहा होगा किदे नाल, वो दीवारों के साथ, दीवारों से। और ये बात खबर देने वाला इमरान खान का डाई हार्ड सपोर्टर है।
ना यार आज क्या खिताब हो रहा होगा आप खुद वो सपोर्टर रात को इस कमरे में मौजूद था। अब 2-3 चीजें। आज रात नहीं था, रात की जब परसों आएगा। अच्छा, वो जो यार, पागल पहले दीवाने की जो बात हो रही थी ना कि पागलों की तरह कुछ दीवाने या पागल जो होते हैं वो ईंट पकड़ के खड़े होते हैं और वो कहते हैं मैं बहुत खतरनाक हूँ, ठीक है ना, ऐसे भी होता खतरनाक है। हो तो जाओ। हमारा वाला जो पागल है वो खतरनाक भी है अपनी तरफ से। ज़ाहिर है कोई जो ईंट पकड़ के खड़ा हो गया है अब उससे डरना ही चाहिए ना। नहीं हो तो प्रैक्टिकली इंज ही रहा ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਗੱਲ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾਲ ਕੀਤੀ नहीं, लेकिन मजाक अल्लाह दी नहीं। कसम हो इंज ही रहा। अच्छा, दूसरी बात जो बात हो रही थी ये अभी उल्फत मुगल साहब ने फरमाया कि मुझे मैंने नोट वखा मेरा मूड बने, तो चंदे से तो नोट जमा करते थे, जब चंदों से गुंजाइश नहीं पूरी हुई तो उन्होंने घड़ी बेच दी। उनका नोट जरूर आने चाहिए, उसी के जरिए किसी को दिखा लेंगे, वो घड़ी वाला भी वो मत भूले। लेकिन असल में ये जो आज वाला खत है अमेरिका के साथ ना हमारे मामलात कोई बहुत आइडियल नहीं है। अच्छा, हो भी नहीं सकते। अमेरिका के अपने अमेरिका के अपने मुफादात हैं, हमारे अपने मुफादात हैं और बड़े इश्यूज चल रहे हैं जिसमें सीपैक चाइना का हवाले से जो अभी हम जिक्र करें दासू पे बाकायदा काम रुक गया है। वहाँ पे जितना स्टाफ था उनको ले ऑफ कर दिया गया, फारिग कर दिया गया जी, ठीक है। अच्छा, ये हुआ है। दूसरी चीज़, ताज़ा तरीन अमेरिका ने ईरान के साथ गैस पाइपलाइन पे फॉर्मल वो किया कहा है कि अगर आप तजारत करेंगे ठीक है ना, तो पाबंदी उन्होंने लगेगी। officially- और अहम बात यह है कि पिछले 3 बरस में जी। पाकिस्तान की ईरान को बरामदात 0 हो गई हैं, जबकि ईरान से पाकिस्तान को जो बरामदात हैं वो 3 गुना बढ़ गई हैं। अच्छा, ये भी देखिए ना, हमारे फाइनेंशियल इश्यूज बहुत बड़े हैं। अमेरिका का ये ख़त जो है वो हमारे माशी मसाइल का हल नहीं है। उसके लिए हमारी हुकूमत ने हमारी जो इकोनॉमिक टीम है उसने इसको किसी एक ख़ास एंगल से लेकर चलना होगा कि हमने अपने माशी मसाइल किस तरह से हल करने हैं। सीपैक किस तरह से चलना है आगे, किस स्पीड पे चलना है, कौन से काम रुकने हैं और किन को आगे लेके जाना है। ईरान के साथ जो मामला है उसमें हमें बड़ा जुर्माना भी हो सकता है जो बिलियंस ऑफ डॉलर का है, तो क्या हम अफोर्ड करते हैं? और अगर हमने किसी वजह से उसको फर्दर डिले करना है तो वो एट व्हाट कॉस्ट, उसके बदले में हमें क्या मिल रहा है। अब मुल्कों के मामलात, मुल्कों के रिलेशन जो हैं वो ख़तों पे या टेलीफोन पर नहीं होते कि फ़ोन आ गया या नहीं आ गया, या मैं ट्रॉफ़ी जीत लाया हूँ क्योंकि उसके सामने बैठ के मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली थी तो मैं वर्ल्ड कप जीत आया हूँ। वो बोंगियाँ अपनी जगह चलती रहती हैं लोगों की और आइंदा भी चलती रहेंगी, लेकिन हमें अपने माशी मसाइल का हल ढूंढना है और उसमें मे बी SIFC का रोल होगा या मुश्तरका जो भी जिन जिन लोगों का भी होगा वो सारी चीज़ें देखनी होंगी। सही सर, आप कुछ इरशाद फरमाएंगे इस मसले के? आप अमेरिकी दूसरी में दोबारा अमेरिकी प्रेसिडेंट वाले खत जी के बारे जी में उसी करें। खत के बारे मेरे में ख्याल में जो बातें अभी और किसी खत के बारे में बात नहीं करेंगे। और भाई ने जो बात की है मेरे ख्याल में मैं उनसे मुत्तफिक हूँ। अच्छा जी, मेरा ख्याल है मेरे तुसी- सारे दोस्तों ने मेरे अजे और मुझे हैं। आज जरा देखो 1 2 3 4 मैं नहीं गल 4 बंदों ने, मैं नहीं, मैं सवाल पूछ रहा, मैं गल कोई नहीं। चलो 3 बंदों ने एक बात की, मुझे उसका जवाब देना है। हाँ सर देखें, आप मेरे दोस्तों ने, मेरे फाजिल भाइयों ने अपनी स्पोर्ट में कोई एक माकूला या पुरानी कहावत सी पेश की, तो मैं भी आपसे इजाज़त चाहते हुए, किसी पिंड में गंदम की फसल तैयार करी हुई थी और ज़ालाबारी शुरू हो गई। चौधरी दे कोल मरासी बैठे हो सी, तो उन्होंने बच्चे बैठे सी, उन्होंने कहा मरासियों दुआ करो मेरी फसल बच जाए। तो उन्होंने साल मरासी के अलावा कुछ और कर सब सुने, हमला ना करें। अच्छा ठीक है। इसलिए कि हाँ भाई हाँ नहीं बहुत प्यारी शख्सियत है लाइव। लाइव अच्छा, उन्होंने कहा जी दुआ करो मेरी फसल बच जाए, मैं आपको साल की गंदम दे दूंगा। मरासी बड़े खुश भंगड़े पाते जा रहे ने, वो किसी सियाणा पिंड का बंदा मिल गया, की होए ने खुश हो बड़े। उन्हें कहा जी चौधरी कहा जी मेरी फसल बच गई ना तो तुहानू मैं साल की गंदम दे देगा। उन्हें कहा सालियो फसल तबाह हो गई है, उत्थे ज़ालाबारी हो रही है, बाइडन हार रहा है भाई जी, पटवारियों ना खुशियां मनाओ, वो हार रहा है, वो आपसे आखिरी वो कुछ चाह रहा है कि जो कोई पाकिस्तानी अमेरिकन है वो मुझे वोट करें, मेरी सपोर्ट करें, कुछ ऐसी चीज़ें करें। ये वही बाइडन है जिसने मजलूम फ़लस्तीनी बच्चों पर बमबारी की सपोर्ट की। वो आपको क्यों भूल अच्छा गया? ट्रम्प नहीं करता सपोर्ट? सर देखें, जब वो करेगा तो देखा जाएगा। हम पहले भी की थी। सर खुदा के लिए अमेरिका की कभी भी मत करें, वो कभी किसी के नहीं है, वो अपने मफादात के हैं। आपके ख्याल में बाइडन को लगता है इमरान कि खान ने जो बात अब सुनिए सर, देखना मैंने कितने मोहब्बत के साथ आपकी बात सुनी। आप फरमाएं सर बाइडन की कश्ती डूब रही है, किस कश्ती पे आप सवार हो रहे हैं? और जो आपके साथ इस खत पे जो रजी साहब ने बात की है कि वो चीन की तरफ से हमें, भाई सारी जिंदगी हमने शटल कॉक रहना है,
یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں مختاری کے ساتھ اپنی پالیسی بنائیں. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ٹرمپ جدوں آئے گا تو پٹواری کو نہیں, میں ہرگز نہیں کہہ رہا, یہ امریکہ کے لوگوں کا فیصلہ ہے. اوکے, بلکہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ بائیڈن نے پوچھا کہ بھائی فارم 47 والی ذرا مینو بھی دے دیو نا, کی کر دیو تسی, میں میرا بھی بیڑا تر گیا جی. مطلب یہی ہے, خط کا مطلب یہی ہے. جیسے آپ مطلب نکال رہے ہیں کہ انہوں نے کہا بھائی پیسے آ رہے ہیں, بائیڈن نے کہا مل کے چلتے ہیں, آپ کی معیشت, تعلیم, صحت, اس پہ مل کے کام کرتے ہیں. بھائی اب جب وہ جانے والا ہے, وہ بھائی انہا تلچ تیل نہیں ہے, کوئی اپنے پیروں سے وزن پاؤ. فارم 47 کے علاوہ اس نے آپ سے کچھ نہیں مانگا, وہ مالگی ہوگی کہ کیسے اس کو بناتے ہیں وہ ذرا بتاؤ. میں نے تو الفت بھائی کے بارے میں یہ خیال کیا تھا کہ وہ کوئی معقول بات کرنے جا رہے ہیں تو میں نے موقع دیا. لیکن میں ایک بات تو آپ سے یہ عرض کروں کہ بائیڈن کا معاملہ جو ہے وہ پچھلے الیکشن میں بھی, اس الیکشن میں بھی, اس وقت یہ امریکن ہسٹری میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ 2 سابق ڈیموکریٹ پریزیڈنٹ اوباما اور کلنٹن, and both wonderful speakers and very very comfortable with the American audience with 16 years of experience ان کا اور 4 سال کا بائیڈن کا, وہ اس کے ساتھ ایک سٹیج پہ آ کے بیٹھ گئے. یہ میسج ہے پہلے نہیں ہوا یہ. اچھا, اور اس وقت صرف ایک فارمر ریپبلکن پریزیڈنٹ زندہ ہے, بش جونیئر, اور وہ سخت مخالف ہے ٹرمپ کا, وہ ٹرمپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. لہٰذا ایک منٹ اس پہ. اچھا, اور دوسری بات جو میں آپ سے عرض کروں وہ یہ ہے کہ فرض کیا بائیڈن ہار رہا ہو, جیسے آپ فرما رہے ہیں, اس کی کشتی ڈوب رہی ہو, تو میرے بھائی کیا ٹرمپ بائیڈن سے ہمارے حق میں بہتر ہوگا؟ یعنی آپ کیا بات فرما, بائیڈن پہ کیوں خوشی منا رہے ہیں؟ بائیڈن پہ خوشی نہیں کوئی منا رہا. ہم ایک منٹ بھائی آخری نقطہ, سمرو بھائی آخری نقطہ. میں صرف یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ میرے بھائی یہ جو غزہ والے معاملے پہ سیکیورٹی کونسل کی قرارداد آئی ہے, اس میں 4 نے حق میں فیصلہ دیا, امریکہ نے ابسٹین کیا ہے, مخالفت نہیں. اور ٹرمپ وہ بندہ ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ روسی یوکرین کے ساتھ جو کریں ناٹو جائے جہنم میں, یہ کہہ رہا ہے. اگر وہ یورپینز کے ساتھ یہ کر سکتا ہے تو ہمارے ساتھ, سمجھ گئے نا آپ. اس لیے میرے بھائی اس کو ذرا ٹھنڈے طریقے سے دیکھیے, اور یہ کوئی پوائنٹ سکور کرنے کی بات نہیں ہے. میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ بائیڈن کے خط پہ حملے نہ ڈالیں. میں تو یہ کہہ رہا ہوں ایک مختصر سوال ہے, زالہ باری ہو رہی تو انہوں گندہ نہیں مل رہی. نہیں لگتا ہمیں یار, ہم تو بھائی ہم تو تبصرہ کر رہے ہیں نا, ہم تو کر رہے ہیں تبصرہ. ہم ایک جنونی جو پاگل ہوا جس کے منہ سے لاٹ ٹپکتی ہے, ہم اس کی بات کریں. اب میرا سوال مختصر ہے, بائیڈن کو لابنگ کرنے کے لیے پیسہ کس نے خرچ کیا؟ آصف زرداری نے, نواز شریف نے, میں نے, آپ نے, کس نے خرچ کیا؟ کانگریس مین کو کس نے پیسہ لگا کر وہ کمیٹی میں بٹھوایا کہ جا کر سوال کریں؟ اور وہ برٹش شیئرمین جو ہے وہ جو کہتا ہے کہ وہ جو فلسطینی مسلمان ہیں وہ تو مار دو ان کو, وہ سن لو پیسے دے کے بنتے ہیں سر, لابنگ ہوتی ہے نا بھائی, سن لو ایگزیکٹلی کرتے ہیں. نہیں ایک منٹ, اب میرا سب ایگزیکٹلی کرتے ہیں, ایک منٹ بھائی. اپنے لیے لابنگ کرنا کہ جی ہم اقتدار میں, امریکہ ایک طاقت ہے, حقیقت ہے, اسٹیبلشمنٹ ایک حقیقت ہے, لیکن وہاں یہ کہنا کہ پاکستان کی ریاست کو, حکومت کو تسلیم نہ کرو, قرضہ نہ دو, یہ کبھی کسی نے نہیں کیا. ٹھیک, تو بائیڈن کے اوپر نظریں ہماری یا پاکستان کے دوسرے سیاستدانوں کی زیادہ تھیں, یا جو جیل میں پڑا ہوا عمران خان زیادہ رلائے کر رہا تھا بائیڈن پر؟ اور دوسری آخری چیز, میں نے ایک گال اور آخری ایک چیز, ٹرمپ زیادہ نسل پرستی میں مسلمانوں کے خلاف ہے یا بائیڈن؟ ٹرمپ ہے. اچھا دیکھو, نہیں سر, 2 فکر, میں شکیل صاحب 2 فکریں لے لو. پہلے کہنے سن عمران خان آئے گی, سر عمران خان آئیں گے, حلف اٹھائیں گے, $200 ارب باہر سے لائیں گے, $100 ارب IMF کے منہ پہ ماریں گے, $100 ارب آپ پہ لٹائیں گی. ٹھیک ہے, اب جو ہے نا یہ چینج ہو گیا ہے. ٹرمپ بھائی آئیں گے, حلف اٹھائیں گے, اور فون فرمائیں گے
इमरान खान को बाहर निकाल के वजीर आजम बनाएंगे हूं सारी औकात अपनी है रह गई अच्छा हाँ नहीं वो चोर नहीं ना कहना चाहिए हाँ चोर क्यों कहे चोर कहना जो औकात वो अच्छा सर उल्फत भाई सर आपने इमरान खान को चोर बोला है ये सर मैं अपने अल्फाज वापस लेकिन उन पे मैं सब ये वजाहत कर नूर भाई मैं उनको चोर नहीं कह रहा बात सुन ले सर बात सुन तो मैं वही कहने लगा मुझे मौका फराहम करें मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूं लेकिन तोशा खाना में जो उनके सजा हुई है उसी पे हुई है अपील पेंडिंग अच्छा उल्फत भाई पे आते हैं उल्फत भाई ने वो जो गंदम की मिसाल दी सर वो गंदम के लिए मेरा ख्याल हम अप्लाई नहीं कर रहे थे या हम वहाँ पे नहीं थे वो था जो कह रहा था कि आपने इनको नहीं मानना वो था जो कह रहा था लॉबिंग फर्म्स को कि जी आप वहाँ पे लॉबिंग करें और जो बाइडन को इस बात पे कायल करें कि आपने इस हुकूमत को तस्लीम नहीं करना खुशी सिर्फ ये है कि एक शख्स ने पूरा जोर लगाया कि उसने पाकिस्तान की रियासत को नाकाम बनवाना है या तस्लीम करवाना है वो नाकाम हुआ है हमें खुशी इस बात की है कि वो अपने मंसूबे में नाकाम हुआ है और कुछ नहीं है सर मरासी जो गंदम मांग रहा था वो मरासी सर मैंने बता दिया वो समझने वाले समझ चुके हैं क्या बिगाड़ा है कुछ नहीं मैंने कब का सर सॉरी सर जो बात होती है उठ के मरासी जो बात होती है उठ के मरासी नहीं सर मरासी नहीं क्या बात है नहीं उसमें मैं कब उसके खिलाफ थोड़ी बात यार ये हम जात पात के खिलाफ है बिल्कुल और उल्फत एक करेक्टर की बात करें ये करेक्टर आपका भी हो सकता है अच्छा सर वो जेल में मेरा है। ये मेरी उसका मैं character तो अपने भाई से थोड़ा जो ऐसी अपने तेज हो भाई से जाए जरा मेरा थोड़ा- भी करैक्टर चेंज हो जाता अच्छा उल्फत भाई से ना मेरा ये सवाल है एक छोटा सा कि उल्फत भाई ये ज़रा बताइएगा कि खान साहब ने अडियाला जेल में आपका चूंकि उनसे बड़ा गहरा ताल्लुक भी है क्या अभी तक उन्होंने ये नारा तो नहीं लगा दिया ओए बाइडन कितने में बिका है मतलब वो कह सकते हैं ना जैसे वो वहां पे जेल के अंदर जो है अगर वो सीसीटीवी कैमरे को देख के कह सकता है कर्नल साहब मेजर साहब तो हो सकता है कोई ऐसा काम भी कर दिया हो चूंकि अभी उनकी जो जहनी हालत है वो इस वक्त तो बड़ी खराब हो चुकी होगी तो मैं ये चाहता हूँ यार ये हो चुकी होगी नाजरीन जब मैं यहाँ पे अपने भाइयों के दरमियान में बैठा तो मैंने कहा कि भाईजान ये बात याद रखिएगा कि मैं अब नया नहीं रहा ये मेरी तीसरी बैठक है तो इंशाअल्लाह ताला एंड तक आपको गंदम सुनाई देती रहेगी आगे चलेगा अच्छा एक मिनट जी अपने घर की ये पाकिस्तान हम सबका है और आपका भी तहरीक इंसाफ के हामियों का भी और दीगर जमातों के हामियों नहीं का सर भी मैं माफी चाहता हूँ गंदम ये आपका मैं जाविया अपनी बात नजर है देखिए ये ये आपका मुल्क नजर हमारा है। मुल्क है और सर ये सर, मट्टी शानदार हमारी गुलजार मट्टी साहब ने है कहा अगर इमरान खान नहीं तो पाकिस्तान भी नहीं सर मैं तो सर, रजी अगर साहब की इमरान खान मुस्कुराहट हमारी पे और तो क्या उनकी बात को कोई एंडोर्स करता है सर जिन्होंने आसिया का जिक्र किया कि वो एक बंदा था उसके इश्क में पागल हो गया फिर रजी साहब ने कहा कि वो एक बंदा ईंटें मारता है सर ने बात की तो मैंने उसका हवाला दिया कि आपने अपनी सपोर्ट मैंने वो बात देखे ये मुल्क हमारा है हमें खुद कफील होना पड़ेगा हमें फूक बर्दाश्त करनी पड़ेगी लेकिन अपने अंदर वो मादा पैदा करना पड़ेगा कि हम किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे कोई एक झूठा सच्चा खत लिख दे और इधर रजी साहब हाथ के सोफे पाड़ दे देखिए ये खुद एक मिनट अप्रैल 2019 इमरान खान ने लिखा झूठा एक मिनट अब भाई एक मिनट अप्रैल 2019 असद उमर साहब को आपको याद है ना फारग किया गया वजारत खजाना से अब पता नहीं क्या वजह हुई थी IMF के पास जाना पड़ा था अच्छा सर, नहीं, देखिए। खुद कफालत पे कमाल बात की आपने मैं एक मिनट सर खुद कफालत पे इन्होंने जबरदस्त बात की PTI के तर्जमानी कर रहे हो तो ना इमरान मैं खान हरगिज़ नहीं, एक चले बात इमरान खान से चले नहीं कर सर, नहीं नहीं। ओके नहीं कर माफी चाहता हूँ मैं जो वापस- उनको ठीक लगे। मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ मैं अपने अल्फाज वापस ले रहा हूँ जो मुझे अच्छा लगता है मैं वो करता हूँ हाँ, ठीक मैं है। ना कभी किसी को मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ लेकिन इन्होंने जो खुद कफालत मैं- कहा ना कि मेरा पाकिस्तान है वो इतनी खूबसूरत बात है और पाकिस्तान को अपने पाँव पे खड़ा होना चाहिए उसके लिए इन्होंने पूरी कोशिश की है कि IMF का प्रोग्राम बंद हो जाए पाकिस्तान के कर्जे रुक जाएं पाकिस्तान की इमदाद बंद हो जाए दूसरे मुल्क पाकिस्तान की हुकूमत को तस्लीम ना करे पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद हो जाए इसी तरह पाकिस्तान अपने कदमों पे खड़ा होगा पूरी कोशिश की है अच्छा नहीं देखें ये इन्होंने अगर ना भी जाए तो हो सकते हैं अगर आप और मैं कोशिश करें ना आज खुदा गवाह है अगर आज हम कोशिश करें तो हम हो सकते हैं ओए चुप कर जाओ ना मैं खड़ा खलो अपने पैरों ते खलो जा भाईजान बाकी गल्लां अपनी जगह ते लेकिन खत नहीं सर नहीं छड़ दो ना हुन ज्यादती ना करो एक बात ये भी मैं आपसे अर्ज करूं आपका भाई रिजवान हालांकि आप सर एडा शबाशी भी खुश हो रहे हो ना जिद्द तुसी हो रहे आप हो बड़े हैं लेकिन
इस तरह की किसी खत पे इस तरह के, ये हमारी कौमी इज्जत नफ्स के खिलाफ मुनाफी है। ये हमारी एक इज्तिमाई इज्जत नफ्स। नहीं मैं यार मेरी गल सुनो, नहीं मेरी गल सुनो उल्फत साहब, आप मैं सख्त एहतजाज करता हूँ जो इन्होंने आपको कहा कि आप पीटीआई की नुमाइंदगी कर रहे हैं, ये सर नहीं होना चाहिए। मैंने माजरत सो यार गल सुन लो ना यार, एक तो इन्हां दी अना बहुत बड़ी है। सर आपने भी इनको पटवारी का था, माजरत करें। मैं भी माजरत करता हूँ अगर किसी को मेरा जुमला बुरा लगा। लेकिन जिनमें भंगड़ा पा रहे हैं लग पटवारी रहे। यार उल्फत साहब ने गवाही दे रहा है। पिछली बैठक में उल्फत साहब ने कहा था कि आईएमएफ को जो खत लिखा गलत किया, हाँ क्या जो लॉबिंग कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ गलत की, हाँ। ठीक है ना। आज तो सर मेरा सगा बाप इस मुल्क के खिलाफ बात करेगा, मैं कहूंगा आप गलत है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा खुदा के लिए कोई गलत बात करे उसको कहो तुम गलत हो, चाहे वो जो भी हो। हाँ ठीक बात ठीक। ठीक, लेकिन बात जो है ना, वो बात ये है कि देखिए हमने फिर वो बात वहीं पे चली जाती है। हमने आसम मुनीर को रोकने की कोशिश की, नहीं रुका, धमकियां दी, पंगड़े डाले, मुझे इसमें शाम नगर वाला पंगड़े डाले, उससे पहले काजी फायज साहब धमकियां दी। उससे पहले काजी फायज ईसा को रोकने की कोशिश की, रेफरेंस डाले पूरा। उस वक्त तो आर्मी चीफ और सारा बंदा कुछ, मुझे कभी हाफिज ठीक है? नहीं रुकया। हद हो गई यार। अच्छा ठीक है। आसिफ जरदारी को बंदूक की निशिस्त पे रखा। आसफ जरदारी को बंदूक की नशिस्त पे रखा, वो ऐवान सदर पहुंच गया। यार असी वैसे इवनियां हरकतां ना ही करया करिए ते रेहाड़ी केड़ी से गल। बंदूक चली थी, रेहाड़ी से बंदूक चली, जरदारी साहब नवाब शाह बैठे होंगे उस वक्त या लाड़काना में बंदूक होंगे। की निशिस्त। अच्छा वहां से वो गोली चली और जरदारी साहब को बिठाया और सबसे वाले सदर ले आई। फार्म 47 फिर फार्म 47 है। ओ यार ये थे फार्म 47 हाँ ए नहीं फॉर्म 47 के बावजूद सदारती फॉर्म 47 जो याद दिलाए ना, उसको सिर्फ उन्हें एक ही 35 बात- पेंचर उसको सुना एक दिया नहीं, करो। नहीं, हाँ। उसको एक ट्वीट याद दिला दिया करें। आजकल सुना है बड़े मास्टर साहब बता इज्जत शहाबत नहीं ना सलूट मार, वो हम पे ना नमक पानी पीते, हम फिर भी नहीं बोले। नहीं वो उन्होंने सलूट मारता है। इज्जत और जरूर नहीं मारा था वो। 2 साल की इक़्तिदार मेहनत, मिलना इज्जत नहीं है। 2 साल की मेहनत, 2 साल की मेहनत सबको आ गई ना सामने। अच्छा जी मैं एक मिनट मैं एक इम्तिहान है। ओ भाई हेलो लेकिन अवाम की अमानत है। इक़्तिदार इम्तिहान होगा लेकिन अवाम की अमानत है। उसमें कौन कौन कर रहा है? 75 सालों से ख़यानत ही तो भूखा की हो रही है। नहीं ओ नहीं सुन लो इक़्तिदार सर सुन लो उसका पंखा उतरवाऊंगा और नहीं सर नहीं नहीं सर नहीं भूखियां दी गल उन्होंने की है कि भूखे अवाम हो, तो ये बड़ी अच्छी बात की है। लेकिन जब पारस खुर्शीद ने कहा था कि लोग खुदकुशियां कर रहे तो उसने कहा, मैं हैं, क्या सर है भगना ना पाओ खुदकुशियां देते, तो उन्होंने कहा जी मैं क्या कर सकता हूँ, खुदकुशियां कर रहे हो, ये भी नहीं कहना चाहिए। अच्छा मैं हाँ मैं वहां पे जंग करूँ। अब बात ये है कि एक आप लोगों की ये नाम वो एक पैगाम था, आपकी मानत थी, वो मैं आपको दे दूं कि अपने शौकत सिद्दीकी साहब की कॉल थी, वो फर्दन आप सबका कह रहे थे कि आप लोगों ने बड़ा हक सच की बात की थी उनके हक में। जो आप लोग जो भी आपका इस्तदलाल था वो एक कौम का था, बहरहाल वो उनका हक था और हमने कोई हमने अपना शहरी होने का फर्ज सबूत दिया। अच्छा अब उनके फैसले को बुनियाद बना के एक ख़त और लिखा गया, अगर आप इजाज़त दें तो वो ख़त के ऊपर अख्तर लावा नहीं लाहौर दा पावा रजी लावा बंदूक चलाई शायद किसी के लिए गई थी, निशाना कोई और बन गया। और ये बात कार्टूनों में हम मैं- देखते हैं ना कि आप बंदूक चलाते हैं तो वो गोली पहले इधर लगती है, फिर इधर लगती है, फिर इधर आके फिर उसे वापस लग जाती है। नहीं सच्ची मुची भी होए ना सच्ची मुची भी होए ना नीचे से तो बूमरैंग इसी को हाँ बूमरैंग इसी को। अच्छा सुन लें, अब मैं आपकी इजाज़त ये चाह रहा हूँ कि ये जो ख़त वाला मामला है, जो 6 जजों वाला है, उस पर फिर बड़ा अब पाकिस्तान की सियासत यहीं पे ज़्यादा चीज़ें उस पर डिस्कस कर रही हैं, उसी पे चल रही हैं। कल परसों इतवार को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अदलिया के सपोर्ट में आज़ादी के लिए एक रैली भी निकालने का ऐलान किया होगा। इस्लामाबाद निकालनी नहीं पेशावर 30 को इस्लामाबाद वो 6 सर वो खान साहब ने हुण समझ आई कि एक सूबे 'च तो हुकूमत रहनी चाहिए, जलसा जुलसा भी बंदा कर लेंदा, तो वो पुरानी बातें उनको याद आ रही होंगी। अच्छा अब अगर आप इजाज़त दें तो अगली नशिस्त में
اس پر گفتگو کر لیں یا ابھی سے اس کا آغاز کر لیں؟ پھر صاحب فرماتے ہیں میں تو میزبان ہوں, میں تو کسی کی بات نہیں کرتا, آپ اگلی طرف نہیں میں کی گل کی غلط کی تھی نہیں دس دو. اچھا یہ غلط ہوتا کہ غلط ہوں غلط آپ چودھری نثار علی خان صاحب کے پیرو غلط غلط وہ یہ اتنے ذمہ دار نہیں ہیں. ہاں ذمہ وار نہیں ہے. تو اجازت دیں وقفہ لے لیں. تو ایک وقفہ لیتے ہیں اور پھر ہم دوسرے یہ خط ماتم تھا کہ خط بھنگڑا, ہاں یہ جو بھی تھا. اب خط ماتم زندگی اس کی دلہن بنے گی, ادھر زندگی جنازہ اٹھے گا, پتہ نہیں کی. ایک خط ہے, 6 ججوں نے وہ خط لکھا ہے, ایک خط ہے اور وہ پتہ نہیں کس کی زبان ہے کس کی زبان نہیں ہے. اس میں جو انہوں نے نکات اٹھائے ہیں پاکستان کی سپریم کورٹ ہو, میرا خیال ہے کہ پاکستان کا کوئی شہری اس کی مخالفت نہیں کر سکتا, لیکن مخالفت کن بنیادوں کے اوپر ہو رہی ہے, کون سے اصولی نکات ہیں جو اٹھائے جا رہے ہیں, اس پر ہم گفتگو کریں گے اگلی نشست میں. فی الحال آپ یہ ملاحظہ فرمائیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیٹھے کی دوسری نشست میں آپ کو خوش آمدید. اور اس میں جو ہم نے ذکر کرنا تھا کیا ہے سر؟ اچھا نہیں کچھ کرنے لگے سو تو مجھے لگتا. تو وہ جناب علی ہم نے اس میں گفتگو میں وہ جو خط لکھا ہے 6 ججز نے, وہ تو بڑی شعر و شاعری بھی ہو سکتی ہے. تو گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے شعر سنانا ضروری ہے. سر کوئی خط دے تو شعر ہی سنو. لکھے جو خط تجھے نہیں وہ تیری نہیں سر شعر سنانا ہے, گانا نہیں. نہ سر اینج تھے نا ایسے برداشت نہیں ہونا. بائیڈن والا خط ختم ہو گیا نہیں صاحب, اب بس کر دے ہوں واپس پاکستان واپس سر. رضی صاحب سر اے سن لو سر. قبلہ سر آپ کی خوش بیانی قبول. اج خوشیاں دے نال چڑھ گئے نے مینوں پتہ نہیں چاہ پتہ نہیں کیڑے آج خوشیاں دے نال چڑھ گئے نے. شام غم کو وہ بہلا رہے ہیں, یہ لکھا ہے خط میں کہ وہ آ رہے ہیں. ہائے 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 ہائے. اچھا یہ تو خیر اختر شیرانی تھے, لیکن میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو 8 میں سے 6 ججز نے میں نے ایک شعر رچے تھے اقبال عظیم صاحب. مجھے ایک گلی میں پڑا ہوا کسی بد نصیب کا خط ملا, کہیں آنسوؤں سے کہیں خون دل یا سن لو کہیں خون دل سے لکھا ہوا, کہیں آنسوؤں سے مٹا ہوا. یہ تو لگتا ہے کہ کسی ایسے وقت میں آیا تھا جو یاد رہ گیا, کسی نے بھیجا ہے. بھائی سنیے اس طرح کے خط آتے رہے. نہیں میرے پوری نظم یاد. بھائی صاحب کی بات چھوڑنے والے نہیں کسی ایسے وقت میں ہاں, ورنہ ان کو شعر پورا یاد آ جائے. سنیے رضی 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 شعر سنیے. ظہور نظر بہاولپور والے بہت زبردست. ہمارے ہم سب ان کو پیار میں ماما کہتے تھے, کیونکہ وہ سب کے کام کرتے تھے, سب بغیر کسی روح رعایت کے ہر غریب آدمی کے کام میں چلتے تھے. ظہور نظر بہت اعلیٰ پائے کے شاعر سے. وہ بھی شاید رو پڑے ویران کاغذ دیکھ کر. میں نے اس کو آخری خط میں لکھا کچھ بھی نہیں. ہائے ہائے. لیکن جس خط کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں اس میں بہت کچھ لکھا گیا ہے, اور اس کے جواب میں بھی بہت کچھ لکھا جائے گا. بس اس تو نہیں گل کرنی کوئی. بڑے محتاط بیٹنگ کر رہے ہو سر. میرے بھائی آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں میں, مجھے خدشہ یہ ہے کہ کہیں گے آپ اور مارا یہ غریب مراسی جائے گا. بھائی مراسی دے نام دیتے بہت ایک دم جذبات مجرون دے. میں تو بھائی میں کیا عرض کر سکتا ہوں, اس لیے کہ ہم تو ہیں سب سے میراث کی بات ہو رہی ہے کوئی. اچھا سنیے, بات یہ ہے کہ یہ خط جو ہے یہ بنیادی طور پہ جو جوڈیشل پروسیس چل رہا ہے یہ اس کو کمپرومائز اسٹینڈ کرنے کی, اس کو جو ہے وہ کنٹیمینیٹ کرنے کی, اسے اسکینڈلائز کرنے کی کوشش کی. اس کی ٹائمنگ ملاحظہ فرمائیے. اور یہ 8 میں سے 6 ججز, میرے پاس اپنے ذرائع سے یہ خبر موجود ہے کہ 6 ججز میں سے یہ خط کس کی تصنیف لطیف ہے. اچھا کی اچھا نہیں وقت معلوم بتا دے گا. لیکن میں یہ آپ سے عرض کیے دوں کہ اس میں کوشش تو یہ تھی کہ جو موجودہ بندوبست ہے انکلوڈنگ ایگزیکٹو, جوڈیشری, پارلیمنٹ, علاوہ اس کے جو 3 اداروں کے باہر جو کوفتے اس ملک میں سب کو جو ہے وہ لپیٹ لیا جائے. لیکن جس طرح سے سپریم کورٹ سے اس کا رسپانس آیا ہے, جس طرح سے وزیر اعظم صاحب کو اور وزیر قانون صاحب کو
और फिर उनके साथ अटॉर्नी जनरल, साथ में मंसूर अली शाह साहब बैठे हैं, रजिस्ट्रार बैठी हैं, बात हुई है और 2 टोक कहा गया है कि अदालती अमल में मुदाखलत नहीं बर्दाश्त की जाएगी। उसके बाद अब आना है एक रुकनी गालबन जुडिशल कमीशन रिटायर्ड, उसमें 2 नाम ज़्यादा आ रहे हैं, एक नासिरुल मुल्क साहब का और एक तसद्दुक़ हसन जिलानी साहब का। जिलानी साहब के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो बहुत बुजुर्ग है। मैंने कहा इतना फ़र्क तो नहीं है, 2-3 बरस का फ़र्क है दोनों का। वो पैसे बड़े मांग लेते हैं। अच्छा, हालांकि उन्हें पेंशन में ये काम कर देना चाहिए, लेकिन वो कौमी खिदमत है, जब भी लेकिन वो जो आपने जिस अंदाज में कहा या फैसला करवाने में? नहीं, ये बात नहीं, फीस की बात कर रहे हैं। फीस लॉ जो है उन्हें बाउंड करता है कि पेंशन के तहत जब भी उनसे सरकार कोई जिम्मेदारी लेना चाहे वो जब तक हयात है वो दे। वो लेकिन ये कि वो हमारे बहुत शफाफ और बहुत काबिल एहतराम रिटायर्ड जजेस में से हैं। नासिरुल मुल्क साहब निगरान वज़ीर आज़म भी रहे हैं, कोई भी हो, लेकिन ये मैं आपसे अर्ज़ की हूँ कि मामला यहाँ रुकेगा नहीं। पीटीआई ने एतराज़ ही करना है ना, पीटीआई करती रहे एतराज़, लेकिन इन जो 6 जजेस हैं इन्हें अपने इल्ज़ामात को सब्सटेंशिएट करना पड़ेगा। लतीफ़ खोसे नो हेड बढ़ा दे फिर शायद मान जान। तब भी नहीं मानेंगे। बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, साबर शाकर को बनाओ तो फिर नहीं मानेंगे वो। अच्छा, सर वो बुशरा बीबी को भी बना देंगे तो उन्होंने इतराज कर दिया। ना करो। हाँ, उन्होंने कहना था कि बाद में फैसला भाई कैसे वो जो लोग अब मैं नाम लेके अपना मुंह का जायका खराब नहीं करने देता। एक सहाफ़ी जो रेहाम खान को एक दिन मादरे मिल्लत लिखता था, कौन? और मैं नाम लेके अपने मुंह का जायका कर लो, साढ़े कहते कर लो, थोड़ा सा एक बारी कर लो, कोई गल नहीं। हसन निसार मादरे मिल्लत लिखा अपने कालम में रेहाम खान को, ठीक है। और अगले दिन जो है वो गालियां दी। ये जो लेवल है ना भाई उल्फत, ये उल्फत साहब का वो लेवल था। समझदार नहीं, मैं उनको समझना, वैसे गल कर। समझदार शहरियों को जेब नहीं देता कि किसी सियासी जमात या किसी रहनुमा को इस तरह से गैर मशरूत अताअत करें। ये मामला जो है इसमें जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं वो इतने संगीन हैं। हाँ जी, उसमें बताना पड़ेगा कि किसको गिरफ्तार किया गया, उसकी FIR क्यों नहीं दर्ज करवाई गई, उसमें बताना पड़ेगा कि वो वीडियो जो है वो किस किसने देखी है जिसका जिक्र किया गया है, ठीक है, और ये किसको सब्सटेंशिएट करना पड़ेगा। और ये मामला भले कल मुझे एक साहब बता रहे थे वो तो वीडियो के काबिल एतराज़ नहीं है कि उनकी बेगम है कमरे में, वो खुद बैठे हुए हैं। नहीं, मसला ये है कि वीडियो काबिल एतराज़ कैमरे का मौजूद होना है। मौजूद, मैं एग्री कर रहे हैं, मैं एतराज़ नहीं कर रहा, मैं वैसे ये सब्सटेंशिएट करना पड़ेगा। दोस्त ने ये भी वहां पे पॉइंट आउट किया कि अगर मैंने कहा कि अगर बेगम मौजूद है तो फिर क्या मतलब उसमें कौन सी गाली वाली बात, प्राइवेसी तक कॉम्प्रोमाइज हो रही है ना। एक तो ये नहीं, इसका मतलब ये है। अच्छा, अगर मुझे एक साहब ने कहा, सुन लो, मुझे एक साहब ने कहा कि अगर आपको कोई कहे कि जी कि आपके बच्चे फलां स्कूल में पढ़ते हैं, हंस के कहे इतने बजे जाते हैं, इतने बजे जाते हैं, तो सीधा की मतलब लोग हो गए। तो अगर आप अपनी बेगम के साथ कमरे में बैठ के कुरान पाक पढ़ रहे हैं, रोजे रखे ना, रोजे ना आजकल, वो तो वीडियो भेज दे, तेरा की मतलब है? सिंपल पहुंच है। हाँ, चलो ये उनको सब्सटेंशिएट अब मुझे करना इजाजत पड़ेगा। है। जी, मैं इस पे नहीं जाता सर, भंगड़ा नहीं पाना, मैं इस पे नहीं जाता। हालांकि कुछ लोगों ने ये भी कहा कि यार असल मसला ये नहीं है, असल मसला ये है कि वो बेगम नहीं थी, ठीक है, लेकिन चले छोड़े, हम नहीं जाते तो क्योंकि वो क्योंकि फिर मामला बिल्कुल ठीक है। और कैमरे के अंदर USB तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। हाँ, और कैमरा ऑटोमेटिक मिल जाता, 500 का कैमरा ऑटोमेटिक मिल जाता है यार। सर जी, पता नहीं केड़ा जाहिल बच्चा सर, हमें तो आप हमें तो आपकी उस तस्वीर पे भी एतराज था जो आपकी हथकड़ियों में खींच के चलाई गई थी, आज तक चल रही है, आगे चलते अगली गल। हाँ, अब मसला ये है कि जो कल फुल कोर्ट की प्रोसीडिंग का अहवाल या जिसे कहना चाहिए प्रेस रिलीज एलामिया जो है वो जारी किया है, ये बहुत कुछ कहता है। की कहता पहली बात तो ये कहता है कि अंदर फुल कोर्ट जब इन जजेस का ख़त मौसूल हुआ है तो चीफ जस्टिस ने 36 घंटे लिए उस पर गौर व खौज करने में, और 36 घंटे बाद उसने कहा कि आओ बच्चे सारे इधर आके बैठ जाओ, बताओ शरारत किसने की थी।
25 को खत लिखा गया, 26 को मिला और 26 की शाम को बुला, 27 वही ना, तो 26 की चले 30 घंटे कर ले, 24 से ज्यादा ये कोई बहस कंक्लूजन सुबह खत मिला है, 24 नोटिस ले लियो, 25 सुबह खत मिला और शाम को नहीं 36 घंटों में मामला समेट लिया उन्होंने। 36 घंटों में मामला समेट लिया। हाँ, यह कहना चाह रहे हैं। नहीं नहीं, बात तो सुन ले ना। उन्होंने तमाम जजेस को बुला के उनसे पूछ लिया कि बच्चे बताओ शरारत किसने की, ठीक है। उनका इंटरव्यू लेने के बाद फिर उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को तलब किया है, समन किया है, ठीक है। हुकूमत ने अपनी इज्जत रखने के लिए कहा कि मतलब कि वजीर आजम ने कहा मैं मुलाकात कर जाना, मतलब नहीं, चीफ जस्टिस डिजायर कि वो प्राइम मिनिस्टर से मिलना चाहते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा मैं खुद आ रहा हूँ। ऐसा नहीं था, प्राइम मिनिस्टर को समन किया गया। अच्छा, उस पैरे के अंदर ये भी लिखा है यानी कि ये पूरी majority- अदालती कार्रवाई थी। मेजोरिटी ने फुल कोर्ट में बैठे हुए ये फैसला किया कि इसको किया जाए, यानी कि यूनानिमसली नहीं हुआ। असि फिर टुर पे कि मसला दो लोगों का क्या, मतलब बाकी लोगों का क्या मसला था, कितने की डिवीजन थी, पता चला जी 13-2 की डिवीजन थी, ठीक है। दो लोगों का ख्याल था कि इस वक्त फुल कोर्ट बैठा जाए और जनाब सुओ मोटो लेके हुकूमत की ऐसी तैसी कर दी ਉਹਨਾਂ जाए। ਦੇ ਚ ਇੱਕ ਮੁਨੀਬ ਅਖਤਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਗੇ। हाँ जी, ठीक है। दूजे भी लाहौर दे ही सन, ठीक है। अच्छा, ਉਹ ਕਿਹੜੇ? दूजा भी लाहौरी ग्रुप ही सी, अच्छा अच्छा। ठीक है। समझ समझ गए ने, अकलमंद लोग यार, ਤੁਹਾਡੇ मैं ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ- बेवकूफ हाँ ना, हाँ, दस दिया मेरे करो। तरह थोड़ी ने, ਤੁਹਾਡੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜੀ ਨੇ, अकलमंद हालांकि लोग। माहिर कानून ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਿਰਫ ਤਸਵੀਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਮਾਹਿਰ ਕਾਨੂੰਨ इजी कर दें कि क्या वो भी आगे चीफ जस्टिस बन सकते हैं? ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ 7ਵੇਂ 10ਵੇਂ 12ਵੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਗਏ ਲਾਹੌਰੀ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਉਹ chief ਸਾਰੇ ਇਸੇ प्लानिंग के तहत लियांदे गए सन, ठीक है। अच्छा, अब जनाब वो दो ने कहा कि जनाब आपको नोटिस लेना चाहिए, सुओ मोटो नोटिस, और हुकूमत को लौटा देना चाहिए। 13 ने कहा कि नहीं जनाब, आप जो है बाकायदा उनको बुला के पूछें कि भाईजान ये क्या मसला है। जब हुकूमत को तलब किया गया, उन्होंने कहा जी हमारा तो कोई इंटेंशन नहीं है। तो उन्हें कहा गया कि चूंकि जिस अदारे पे इल्ज़ाम लगा है वो प्राइम मिनिस्टर के तहत होता है, तो प्राइम मिनिस्टर से कहा गया कि आप ये करके बताएं। अब जिन लोगों ने ये खत ड्राफ्ट किया था और जिन्होंने ये टाइमिंग का इंतखाब किया था और जिन्होंने सहाफ़ियों को ये बात लीक की थी कि लावा फटने लगा है, लारदा पावा अख्तर लावा फटने लगा है, उन लोगों ने इस बात का भी एहतमाम किया था कि जनाब ये बात मीडिया के ऊपर ब्लास्ट करें। लेकिन वो जो होता है ना कि इतने बड़े सारे गुब्बारे को एक छोटी सी सुई चबो दी जाती है और उसमें से हवा निकलना शुरू हो जाती है और उसका प्रेशर डिफ्यूज़ हो जाता है। काजी फायज़ ईसा ने फुल कोर्ट पहले करके प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात की, दोबारा फुल कोर्ट बुला के कहा कि भाईजान ए गल कर दा जे, ठीक है, मनना ही है कि नहीं मननी। मेजोरिटी ने कहा बिल्कुल ठीक है, मेजोरिटी ने मानने की बात की और वो बड़ी सफाई के साथ ना अब निकल के किनारे पे पहुंच गए हैं, ठीक है। अब वो किनारे पे खड़े हो गए तो उन्होंने अब जवाबी चित्रौल तो करनी है ना। जैसे ही ना देखा गया है तो उनका हम साढ़े वाला आ रहे हैं, लावा पलट के वापस आ रहे हैं, ठीक है। ऐ दौड़ गए, हम नहीं मानते, हम मुजाहरे करेंगे, हम नहीं मानते, हम 6 जजेस के साथ हैं। वो 6 जजेस अपने नाल खुद नहीं गए, उनमें से 2 भाग गए। ये बात जिम्मेदारी के साथ करनी पड़ेगी, 2 भागने वाली हैं? अब क्योंकि खत उनका मौजूद है। रजी साहब रजी साहब एक चीज़ शायद उन्होंने ज़ाहिर इंसान पढ़ते हुए शायद हो जाए। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो इजलास हुआ फुल कोर्ट, उस इजलास में मेजॉरिटी ने इस बात पर इत्तफाक किया कि आर्मी अपना चीफ जस्टिस को वज़ीर आज़म से मीटिंग करनी चाहिए। इट्स नॉट समन। समन नहीं है ये, मैं अगर आप कहें तो अंग्रेजी में पढ़ लूँ जितनी मेरी टूटी फूटी है उसमें ये नहीं है, समन का लफ्ज़ नहीं है। तो लिहाजा कल को सुप्रीम कोर्ट हम सर, ये मैं आपको अंग्रेजी पढ़ लेता हूँ। मैंने नहीं छोड़ना नहीं है ना यार सर, इंपॉर्टेंट बात है, सुन ले सर। कॉल ऑन होता है सर मीटिंग में, कॉल ऑन होता मैं प्रेस रिलीज का जो आप कोट कर रहे हैं मैं उसके जुमले तो पढ़ लूं जिस पे आप कह रहे हैं कि उस पे समन लिखा है। है। समन मैंने ये नहीं कहा कि समन लिखा है, आप कह रहे हैं ये तो मैंने राय ये दी नहीं कहा, उन्होंने कहा कि भाई समन किया, समन की आपने कहा है, अभी रिकॉर्ड किया है ना, रिकॉर्ड हुआ है, दैट्स व्हाई मैंने प्रेस रिलीज ली मैंने है। इनसे पहले भी ये बात मुझे डिस्कस पढ़ लेने देना, मुझे पढ़ लेने दे। पढ़ दे A consensus was developed among the majority of the members of full court that in view of the gravity of the situation, the CJP may hold a meeting with the Prime Minister of Pakistan on the issue raised in the said letter, and the meeting was adjourned. Yes.
فل کورٹ میں اس بات پر اتفاق رائے ہوا میجورٹی آف ججز میں کہ جو شدت ہے معاملے کی اس کو مد نظر رکھتے ہوئے چیف جسٹس کو چاہیے چیف جسٹس وزیر اعظم سے ملاقات کریں میں ٹھیک سمن نہیں ہے سمن نہیں ہے یہ میری رائے ہے. آپ میں نے نے اس کو قصد نہیں کیا. بہرحال مجھے لگا کہ آپ نے پریس ریلیز کوٹ کر رہے پریس ریلیز کو کوٹ نہیں کیا, میری رائے تھی اور اس سے بجاج صاحب نے کیا تھا, اس لیے میں نے اس کو پروگرام میں. سر یہ ایک بہت سنجیدہ ایشو ہے ہمارے نظام عدل کے لیے بھی اور ہمارے اس پورے سسٹم کے لیے بھی. اگر تو یہ خط بلیم گیم ہے تو پھر ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے جنہوں نے یہ کیا ہے, اور اگر اس خط میں حقیقت ہے تو پھر اس ایشو کو ریزالو ہونا چاہیے, ہر حال میں ہونا چاہیے. دوسرا میرے خیال میں بالکل ہونی چاہیے کہ آئندہ خدا نہ کرے کسی بھی جج کو کوئی پرابلم ہو تو اس نے کیا طریقہ کار اڈاپٹ کرنا ہے. ہاں یہ چیزیں کچھ وہ فیض آباد دھرنا والا ججمنٹ ہے نا, اس کا پیرا 53 کیونکہ یہ مذاق نہیں ہے سر, پوری دنیا میں ہمارا مذاق اڑا ہے, اس ای ورڈ ہے سر, پوری دنیا کے اخبارات کیا کہہ رہے ہیں آپ پڑھیں سنیں دیکھیں تو میرے خیال میں ہمارے لیے اچھا نہیں ہے بحیثیت قوم. دوسرا میرے خیال میں ویسے تو مذاق سا اڑتا ہی رہتا ہے, نہیں ہونا چاہیے سر, اب ہمیں سنجیدہ ہونا پڑے. 75 سال ہماری 75 سال ہماری ایج ہو گئی ہے. اور دوسرا میرے خیال میں ریٹائرڈ جج کو اتنا بڑا وزن نہ دیا جائے. آپ کے پاس بڑے قداور جج بیٹھے, خود قاضی صاحب کیوں ہر معاملے میں خود کو سائڈ پہ کر لیتے ہیں جسٹس صاحب. وہ سپریم کورٹ ان کو ایک دفعہ ہٹا چکی ہے نا, چلو جو ان کو ہٹا چکی ہے, آپ کے پاس ایک دفعہ ان کو بڑے قداور جسٹس منصور علی شاہ بیٹھے, جسٹس منصور علی شاہ صاحب بیٹھے ہوئے, جسٹس اطہر بن اللہ صاحب بیٹھے ہوئے. آپ ان دو ججز کو دیں کہ بھائی اس مسئلے کو ریزالو کر دیں. جو لوگ بینچ پہ ہیں نا الفت بھائی, ان میں سے کوئی بھی بات اس معاملے پہ سامنے آئے گا تو معاملہ جو ہے وہ ٹائم یار یہ الٹیمیٹلی کسی نہ کسی فورم کے اوپر جانا ہے. سر دیکھیں میرے خیال میں اس کو ہر حال میں حل ہونا چاہیے. اگر یہ جھوٹا خط ہے تو پھر ان ججز کو مثال بنانا چاہیے جنہوں نے ہمارے اداروں پر غلط الزامات لگائے ہیں, اور اگر اس میں کچھ ہے تو پھر یہ راستہ بند ہونا چاہیے, کیونکہ ہر ایک انسان کی پرائیویسی ہے. میرے خیال میں یہ چیزیں بڑی, اور ماضی میں اس طرح کی چیزیں آ بھی چکی ہیں. شکیل ملک صاحب سر آپ نے تو ماشاءاللہ بڑی ہاں چلو سر یہ بڑا اہم معاملہ ہے اور بڑے سنگین الزامات ہیں. الفت بھائی سے 100% میں اگری کرتا ہوں, لیکن مسئلہ یہ آتا ہے کہ اس کی ٹائمنگ کو ذرا دیکھا جائے کہ ایسے ہی وقت میں کیوں کیا گیا, کہ جب ایک مخصوص پولیٹیکل پارٹی کو بیانیے کی ضرورت پڑتی ہے تو کوئی نہ کوئی جو ہے وہ خودکش آ جاتا ہے. اس سے پہلے وہ لیاقت چٹھا صاحب آئے تھے اور ہاتھوں ہاتھ لیے گئے, بلکہ ان کے آنے سے پہلے باقاعدہ طور پہ وہ چیزیں ساری سامنے آ چکی نا کہ سوشل میڈیا پہ کس طرح سے ڈائریکشن دی جا رہی تھی. اور اس کے بعد ابھی آپ دیکھیں کہ 6 ججز وہ لاوا پھٹا, یہ 6 ججز کے خط سے پہلے انفارمیشن باہر آ چکی کہ سر لاوا پھٹنے جا رہا ہے, تو پھر لاوا پھٹ گیا, اور لاوا پھٹنے کے بعد اس لاوے کو مکمل طور پہ استعمال کون کر رہا ہے. یہ ٹائمنگ اور اس میں لگنے والے الزامات, ان کو کسی نہ کسی سٹیج پہ جا کے کسی رزلٹ کی طرف جانا چاہیے. اور رزلٹ پہ کیسے جایا جا سکتا ہے, اس کا ایک طریقہ کار تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ 184(3) کے تحت جو ہے وہ اس کا سو موٹو لے, ایک بینچ اس کی سماعت کر سکتا ہے. سپریم جوڈیشل کونسل تو اس کا وہ متعلقہ فورم نہیں نہ بنتا, یا پھر حکومت نے جو کرنا ہے کہ وہ اس پہ ایک کمیشن قائم کر سکتی ہے. اچھا یہ اب حکومت ٹیکنیکلی نا کل میں سن رہا تھا, سن لو ذرا, ایک نقطہ یہ بھی ہے دوستوں کا کہ یہ جس ٹینیور کی جس عرصے کی بات ہو رہی ہے اس میں چیف ایگزیکٹو جو تھے وہ شہباز شریف صاحب ہی تھے, ملک ہے جی. تو اب یہ وہ خود یعنی ایک طرح سے اس کے ملزمان میں سے ایک ہے, یوں کہہ لیں. اب انہی کو انکوائری دینا یہ کہاں کی عقل مندی ہے, یہ ایک اعتراض ہے. تو پھر حل کیا ہے سر ایگزیکٹو سر عمران صاحب, پھر اس کا حل کیا ہے سر؟ اس کا حل ہے 184(3). 184(3). اچھا 184(3) میں جو بینچ بنے گا اس کو کون کون ایکسیپٹ کرے گا؟ جیسے الفت بھائی نے تو کہہ دیا کہ جی قاضی فائز صاحب کیوں نہیں آگے آتے. سر قاضی فائز صاحب اس لیے آگے نہیں آتے کہ تحریک انصاف والے وہ تو ماننے سے انکاری ہیں. تحریک انصاف اس میں پارٹی تھوڑی ہے, سر اسی میں بینیفیشری کون ہے؟ سر اس پورے کا بینیفیشری کون ہے؟ پی ٹی آئی ہے. سر تحریک انصاف کون ہوتی ہے؟ یہ میرے ملک کا سوال ہے, یہ میرے ملک کے نظام عدل کا سوال ہے. سر کسی کو اچھا لگے کسی کو برا لگے, عدل کرے, انصاف کرے. بالکل ٹھیک بات ہے, ٹھیک ہے. جی سر دیکھیں ہم نا ہمیشہ ٹائمنگ کرتے رہتے ہیں. ہاں ٹائمنگ کی کنٹروورسی میں نہیں جانا چاہیے, نہیں جانا چاہیے, یہ ہمارے ملک میں ہمیشہ ہوتا ہے. ہاں کل ٹائمنگ تھی جب نواز شریف کو جیل بھیجا جا رہا تھا, تب بھی یہی کچھ ہو رہا تھا. جج یوں موبائل کے اس کے ساتھ یوں منہ چھپاتے اپنا کرنل
करना मुंह छुपाते हुए अदालतों से निकल रहे थे। फाइल नहीं था, मोबाइल फाइल भी नहीं थी उसके पास, मोबाइल से मुंह छुपाते हुए, ठीक है। हाँ, एजाज नहीं, वो दूसरे थे, वो अरशद चौधरी थे या शायद, खैर जो भी, वो पीछे पड़ गए साफ ही। अच्छा, अब उस वक्त अगर कोई सामने आ गया तो सवाल था कि जी अपना वो आ गया अरशद मलिक, तो सवाल था कि टाइमिंग, ठीक है, टाइमिंग में हमें नहीं जाना चाहिए। ये पाकिस्तान के साथ एक खिलवाड़ होता रहा है, हो रहा है। अब जो ज़ाहिर जज इंसान है, प्रेशराइज किए जाते हैं, ठीक है। जो इमरान खान साहब का मुकदमा सुनते थे, तोशा खाना वाला, पहला इलेक्शन कमीशन वाला, जिस जज साहब ने अरेस्ट वारंट जारी किए थे, उन जज की तस्वीरें, जफर इकबाल साहब, उनकी तस्वीरें पीटीआई वाले शेयर करते थे कि ये इसको पहचानो, इसको देखो, हाँ, माफिया की तरह। दिलावर प्रेशर एक तरह का नहीं है, दिलावर नहीं, उससे पहले वाले जफर इकबाल, हाँ, जो हाँ, yes, छोड़ के yes, बेचारे डर के भाग गए ना, हाँ। मुकदमा छोड़ गए। दिलावर को इंग्लैंड में माफिया के गुंडों ने जाके, माफिया है ना, माफिया इस तरह काम करता है। हाँ। तो इशू ये है कि प्रेशर किस तरह का है। प्रेशर एक सियासी प्रेशर आता है, एक आईएसआई का प्रेशर होता है, एक हुकूमत का प्रेशर होता है, एक फैमिली प्रेशर होता है। बंदियाल के ऊपर फैमिली प्रेशर था, और लोन रेंजर्स भी ठीक होते है, हैं। हाँ, मतलब काफ़ी सारे। अब सवाल ये है कि क्या एक रिटायर्ड जज तहकीकात कर सकता है? क्या वो कोई आपको पल्स दे सकता है? नहीं दे सकता। नहीं दे सकते। इसको ऑल पार्टीज पार्लिमानी कमीशन के जरिए प्रोब होना चाहिए, एग्जैक्ट, जिसमें ये अच्छा, जिसमें हाँ, मुस्लिम लीग नून भी हो, पीपल्स पार्टी भी हो, पीटीआई भी हो, एक सीट रखने वाली अगर कोई पार्टी है तो उसका भी वहाँ नुमाइंदगी हो, प्रोब करे, क्योंकि हम पूरी कौम के साथ ही होता है। आज बेशक सारे खुश हो रहे हो कि जी खत आ गया, पीटीआई वाले खुश हो रहे हो, हाँ। कल वो भी यही कर रहे थे, हाँ जी, ठीक है। तो लिहाजा ये मुल्क का मसला है, अदलिया का मसला है। जब तक अदलिया आज़ाद नहीं होती, सही इंसाफ नहीं करती, हम आगे नहीं बढ़ सकते। इमरान खान साहब का मसला मैं आपको लिख कर देने को तैयार हूँ कि लेकिन उनको खुद- ये उनको बात खुद ठीक है, उनको खुद ए होनी थोड़ी देर तक फैसला, बल्कि जब तक ये हमारा व्लॉग पहुंचेगा तो फैसला हो चुका होगा काबीना का। उन्होंने गोंगलो तो मिट्टी झाड़नी, ठीक है, काबीना एक ने- रुकनी, वो कोई लेकिन- पंजा लेकिन- टुटा लेकिन जाए। होगा नहीं। लेकिन उसकी आप- वजह ये है कि अगर किसी ने शल्जमों से मिट्टी झाड़ने की कोशिश की तो उसका मतलब होगा कि वो जो 6 जजेस हैं ना, फिर उनके खिलाफ कार्रवाई। सर जब उसके ऊपर मट्टी होती तो गोंगलू होता है, धुल जाता तो शलजम होता है। तो हाँ, वरना तो गोंगलू होता है। और एक गोंगलो ने बहुत पेड़ाल किया है, बड़ा वाइट कर गए। अच्छा, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ कि और ये जो है ना, गोंगलू नहीं है, वो कद्दू है, कद्दू। अच्छा, ये जो है ना, यहाँ पे एक सर सुनो, एक जो है ना, आम तौर पे बात कही जाती है, सर जी सुन लो जरा, बात कही जाती है कि जी के अब नहीं ये हो सकता, अब ये वाला काम नजरअंदाज नहीं हो सकता, भाई इत्थे अद्धा मुल्क टुट चुका होया ते हजम हो गया। हजम हो गया। मैं एक अच्छा, अब मैं आखिरी बात करके आपकी तरफ मैंने माइक, आपसे अब सवाल नहीं करना। जी जी प्लीज सर, मैं आखिरी जुमला सिर्फ कह दूं। सर, इमरान खान को भी आप इस कमीशन का सरबराह बनाएंगे तो वो अपनी सरबराही में होने वाली तहकीकात नहीं मानेगा। हमें किसी को खुश करने के लिए कमीशन नहीं बनाना चाहिए, हमें इदारे को ठीक करने के लिए बनाना चाहिए। सर प्लीज आप मुझसे, मैं आपसे एक सवाल करना चाह रहा हूँ सुमन भाई, वो ये भले नूरुल्लाह जवाब दे दें, आप दे दें जो भी, कि ये जो शौकत सिद्दीकी साहब वाला मामला है उनको एक्सोनरेट तो कर दिया गया और ये भी, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिन लोगों के नाम उन्होंने लिए थे इस खत में, तो अभी तो इल्ज़ाम है ना, अभी तो ये अनसब्सटेंशिएटेड है ना, ठीक है, वो तो साबित हो गया ना कि शौकत सिद्दीकी साहब दुरुस्त फरमा रहे थे और उनसे नाइंसाफ़ी करके उन्हें निकाला गया था। नहीं, वो इस बुनियाद पे फैसला हुआ है कि उनको सफाई का उस तरह से मौका नहीं दिया गया, मेरा ख्याल। नहीं, लेकिन तुम जीते तो मैं हारा, मैं हारा तकनीकी अगर फर्ज किया कि उनको मौका दे भी दिया जाए, तो जिन्होंने उनसे ये सारी बात की थी अब उन सभी रिटायर हो गए। वो ऐसे जो होएगा ना, वो इस कमीशन में अगर खुद को चले जाते हैं, ये जो कमीशन बन चुका होगा जब तक, तो वो ये तो फिर उसमें पता चलेगा। उस खत में भी तो इसका हवाला है ना, बेसिकली तो उसी बेसिकली वही है। केस का फैसला ये हुआ है कि जाना इस शर्त पे खेलें प्यार की बाजी, क्या है, तुम हारो तुझे पाओ, मैं हारूं तो मैं ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਭਾਰਾ ਕੰਮ, सिद्दीकी साहब वाले ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਭਾਰਾ ਕੰਮ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ, ਨੂਰਲਾ ਸਾਹਿਬ,
शर्मा की बात कर रहे हैं। आज शर्मा क्यों रहे आप? देखें नहीं नूना साहब शर्मा एक उल्फत मुगल के आने से जो है वो महफिल में इतनी गर्मा गर्मी हो गई है कि अहबाब जो हैं वो जो पहले एहतमाम के साथ एक दूसरे को माइक दिया करते थे अब वो नहीं देते। अच्छा, बरकतें हैं ना उल्फत मुगल सही साहब। सर ख़त के मंदरजात बड़े खत में शर्मा खौफनाक हैं और उस पे मेरा सवाल है सर, खत का जिक्र सुनकर शर्मा रहे हैं, इनको कोई खत यार छोड़ो इन्होंने कई जिंदगी च कई खत लिखे ने इन्होंने, कई खत पढ़े हुए ने इन्होंने और कई खत पढ़े गए ने इन्होंने। कई खत बेगम ने भी जो मामा बढ़ रहे हैं डर रहे हैं सर प्लीज बढ़ रहे हैं डर रहे हैं। हजूम आशिका पकड़ा गया है। देखिए फिर शर्मा रहे, देखिए फिर शर्मा रहे। वो कहते हैं आप बात करें, आपकी बात सुनना चाह रहे हैं। मेरी बारी ध्यान दो यार। बड़ा अहम इशू है इसके बाद। 6 जजेस का ख़त बड़ा ख़तरनाक है, बड़े खौफनाक इल्ज़ामात लगा दिए हैं और पता नहीं क्या क्या कुछ हो जाएगा इस पे। अच्छा जी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी कमिश्नर पिंडी वाली, लियाकत चड्ढा वाली, उस दिन भी ऐसे लग रहा था जैसे आसमान गिर जाएगा और इतने खौफनाक इल्ज़ामात थे कि शायद सब कुछ मलिया मेट हो जाएगा, सब कुछ उलट पुलट हो जाएगा। कुछ पता है वो कहाँ गया है? सुकून हो गया और सोंडे ने अच्छा, किसी ने उनसे पूछा वो इल्ज़ामात क्यों लगाए थे, उसके पीछे कौन था, झूठ इल्ज़ामात लगाए थे तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी थी, उनको क्या सज़ा मिलनी थी, वो जो बदनामी मुल्क में दुनिया में बदनामी अभी बता रहे थे उल्फत मुगल साहब, तो हमारी तो बदनामियों का तो एक तवील फहरिस्त है। हमारे तो अदलिया के हवाले से अगर बदनामी की बात करें तो 139/140 नंबर है हमारा इंसाफ की फराहमी में दुनिया भर में, 139वां नंबर है 140 दुनिया की स्टेट्स में से। तो हमें किस बात की बदनामी का खतरा है? तनख्वाहों का भी जरा कंपैरिजन करेंगे वो भी कर लेंगे। हमें किस चीज़ की वो खतरा है कि कोई बदनामी हो जाएगी? कोई मसला नहीं है, इल्ज़ामात हैं, वो उन्होंने जो कोशिश करनी थी वो कर ली है उन जजेस ने। और पहला स्टेप जो है नज़र आ रहा है वो ये है कि ये गोल हो जाएगा। वो जो गोंगलों से मट्टी झाड़ने वाली बात है ना, बिल्कुल वही होनी है। अगर नहीं होनी तो काजी साहब ने तो बड़ी हिम्मत की थी ना, वो धरना केस जहाँ से स्टार्ट किया, फिर दोबारा उनको मौका मिला, फिर वो ले आए। तो जिस पार्लियामेंट से हम उम्मीदें लगाए बैठे हुए हैं कि पार्लियामेंट ने कर देना है, उस पार्लियामेंट के लोगों ने तो जाके लिख के दे दिया कि कोई मसला ही कोई नहीं है। फैज़ साहब तो बड़े नेक आदमी हैं, शरीफ आदमी, उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया था। तो इसमें भी तो कोई ना कोई फैज़ ही है ना जिनसे कोई फैज़ हासिल कर रहा था। इनके खिलाफ कौन बोलेगा? ताज़ा तरीन, अभी मैं पुरानी बात नहीं असूलन के बस की बात ही नहीं है। सड्डे तुसी आजम नज़ीर तारड़, अच्छा मसला नहीं है वो, मसला ये है कि जो उन्होंने बात की है इमदाद सोमर साहब ने वो 100% ठीक है। नहीं ठहर जो फौज इंक्वायरी दे रही है। नहीं फौज नो नहीं फौज यार खुदा दा खौफ करो यार। सच बोलेगा पार्लियामेंट में, मुझे अगर फौज बोल देगी या फिर आपकी रिकाउंटिंग करवा देंगे भाई यार, चल ही यही रहा। रिकाउंटिंग पे हार गए हैं सारे, छोड़ दें। वैसे उल्फत साहब मेरी बात पार्लियामेंट का सबसे बड़ा हामी लेकिन बैठे हुए लोग जेन्युइन नहीं है। बात तो सुन लें भाई 2018 में जो गलत थे सर, जो ले आए सर, जो 80 आए हैं उधर से वो भी नहीं है। अच्छा जड़े जो 80-83 उधर से आए हैं वो भी नहीं जेन्युइन, वो भी नहीं जेन्युइन। जो 83 आए हैं 91 सर, मैं आपको कह रहा हूँ कि जो बोलेगा ना उसको बोलेगा तेरा पुत्र फार्म 45 से 47 खोलने लग गया या तेरी रिकाउंटिंग कराने लग गया। जो सुनने जितनी अब तक हुई अच्छा है चले सारी वो छोड़, में अच्छा मैं ये अल्लाह आपका भला करे। अच्छा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू उसमें ये है सर। कि अगर कोई सोल्यूशन के लिए फोरम है तो वो पार्लियामेंट है। असल में मेरा तो हमेशा से इस्तेदलाल यही रहा है कि पार्लियामेंट को चीज़ें अपने हाथ में लेनी चाहिए। पार्लियामेंट वो फोरम है जो इस तरह के मसाइल को हल कर सकती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम ना उस फोरम को इस्तेमाल करते हैं, ना शायद हमारी इंटेंशन है। अभी इस मसले पर भी मतलब वो हम अदालती एक वो है ऑप्शन है नोटिस लेने वाली और दूसरी पार्लियामेंट वाली, हमने दोनों चीज़ों को छोड़कर हम एक रुकनी कमीशन बनाने जा रहे हैं और कमीशनों की रिपोर्टें पता नहीं आएंगी नहीं आएंगी। आ गई तो पब्लिक की सबसे अच्छी तजवीज़ थी कि पार्लियामेंट में जितनी जमातें बैठी हर एक यार वही तो बात यार एक ही आदमी है यार, कभी कुछ कर जा कभी कुछ कर जा। वो मामला अल्टीमेटली पार्लियामेंट में जाएगा क्योंकि प्रेस रिलीज पढ़ ले, उसमें कहा गया है कि 53 पैरा जो है अपना फैजाबाद धरने का
اس پر عمل درآمد کے لیے قانون سازی. تو جب کمیشن بنے گا سارا کچھ ہوگا تو قانون سازی کے لیے معاملہ پھر پارلیمنٹ میں جائے گا, تو معاملہ جانا ہی پارلیمنٹ میں. ٹھیک ہے نہیں کر سکتے وہ سر. ابھی ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਫੌਜ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਮਦਾਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਲੈ ਲਓ. سر میں اس وقت سے کنفیوز ہوں کہ خدا کے واسطے ਯਾਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ مٹی نہ ڈالو. چیئرمین ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ. پھر وہی بات آپ گل اتھی آ رہی ہے. ਅੱਛਾ ਸੌਰੀ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪਟਵਾਰੀਓ ਇੰਜ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ. اچھا تو لیکن خط جہاں نا بھائی ਬਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ بس کر ਦਿਓ. جو اچھا جی, ماضی کے اس طرح کے کیسز ہیں ان کو دیکھتے ہوئے تو لگتا ہے کہ اصولاً تو یہ کم از کم یہ 6 ججز تو فارغ ہونے کی چانس بنتا ہے. اچھا لیکن چونکہ اس میں جو اصل کیریکٹرز ہیں ان کو ہمیں بچانا پڑے گا, تو ان کو بچانے کے چکر میں ہو سکتا ہے یہ بھی بچ جائے. ذرا ان کو تو ہم ہاتھ نہیں لگا سکتے نا, جو نہیں کوئی وہ ان ججز ان کے صدقے یہ بھی بچ جائیں گے, چونکہ ان کو ہم نے نہیں کچھ کہنا. پراپرٹی کے کاروبار پہ برا وقت ہے تو پراپرٹی ڈیلر تو چیف نہیں بن سکتا. سر سارے میں اب اس ایشو پہ میں اب کیا کہوں, کسی کو کچھ نہیں کہا جائے گا. جو بڑے بڑے ہیں نا ان کو ہماری روایت ہے, ہم اس پہ قائم ہیں, اور ماشاءاللہ اتنی اچھی ہماری حکومت بنی ہوئی ہے. ظاہر ہے نہ جنرل فیض بھی سے کچھ کہہ سکے ہو, نہ جنرل باجوے نے پوچھ سکے ہو, نہ کسی ان اور سے نے نیچے پوچھ والے سکے ہو. جنرل بھی شوکت صدیقی صاحب نے جن پر الزام لگایا تھا انہوں نے لکھ کے دے دیا کہ شوکت صدیقی صاحب غلط کہہ رہے ہیں. اچھا عدالت نے اس پہ بات ہی نہیں کی ہے. اس کیس کے میرٹس پر اگر دیکھا جائے تو انہوں نے جن سے جواب مانگا گیا تھا انہوں نے تو جواب ہی دے دیا نا, انہوں نے کہا یہ غلط کہہ رہے ہیں. ہم نے ہاں ان کو اتنی عزت رکھ لی ہے کہ ان کی پینشن وینشن بحال کر دیا ہے, لیکن جو اصل مجرم تھے ان کو ہم نے کچھ نہیں کہا. کچھ نہیں کہا. اور اب پھر میں اور حلفیہ بیان تھا شوکت صدیقی صاحب کا, جی وہ تے کاروائی ہو سکتی ہے. اچھا نہیں اس یعنی کراس ایگزامن ہوتا نا. پر مریم کی بریت ہو گئی, مریم کی بریت ہو گئی, جنہوں نے سارا کچھ کیا ان کو کیسے چھوڑا جا. ہم نے تو دھرنا کیس میں بھی ہمارے لوگوں نے جا کے بیان دیے ہوئے, اس لیے کوئی وہ انہوں نے کہا نہیں کوئی خیر ہے چھوڑ دیں. تو ابھی پروفیسر جی احسن اقبال صاحب, خاقان عباسی صاحب دونوں نے کیا ہوا ہے. تو یہ مسئلہ نہیں ہے کوئی. مسئلہ یہ ہے کہ جب تک ہم اصل مجرمان کو سزا نہیں دیں گے, عمران خان کو آپ 200 سال جیل میں رکھ لیں, عمران خان کو پھانسی دے دیں, ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا. نال دو لانے پڑے نے, ٹھیک ہے, جو مرضی. جب تک فیض, باجوہ, راحیل شریف, شجاع پاشا, جتنی ایک چین چلی آ رہی تھی, ان سب کو انصاف کے کٹہرے میں لا کے کھڑا نہیں کریں گے, ان سے سوال نہیں پوچھیں گے. وہ اور بات ہے تازہ ترین اعظم نذیر تارڑ صاحب نے بھی ان کی والی بات کی. انہوں نے کہا تو بلایا نہیں جا سکتا نا, پارلیمنٹ میں نہیں بلایا جا سکتا. تو ہاں اعظم نذیر تارڑ صاحب نے تو کہہ دیا نا کہ وہ نہیں بلایا جا سکتا. تو تارڑ صاحب نے بھی ریٹائر نہیں ہونا کبھی بھی فاطمی صاحب کی طرح, ٹھیک ہے. اور پارلیمنٹ اتنے بڑے بڑے کام ان سے نہیں ہونے. وہ کل پرسوں پھر 3 روپے بجلی کا ریٹ بڑھا دیا ہے, پیٹرول پہ 100 روپے سننے میں آ رہا ہے, چھوٹے کم کر لیندی گورنمنٹ, 100 روپے سننے میں آ رہا ہے. ہمیں ڈرات 100 روپے میں 30-40 روپے انہوں نے پھر بڑھا دینا ہے. اور یار کیا سمجھتی ہے گورنمنٹ, کوئی درختوں پہ پیسے لگے ہوئے ہیں, بارش برستی ہے ہم پر پیسے گر جاتے ہیں. لوگوں کی انکم کم ہو گئی ہے, انفلیشن بڑھ گئی ہے, مہنگائی بڑھ گئی ہے, لوگوں کی زندگیاں جیرن بنی ہوئی ہیں, اور وہ سنا دیتے ہیں ہمیں کہ مشکل فیصلے کرنے ہیں. اچھا اس مشکل فیصلوں میں وزراء کی اور ٹاپ لیول کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کی گاڑیاں کوئی پرابلم نہیں بنتی, ان کے لیے نئے گھر جو سینکڑوں ڈی ایچ ایز میں بنائے جا رہے ہیں وہ پرابلم نہیں بنتا. ڈی ایچ اے کا ہی رہی تھا, ڈی ایچ اے نے کیا بگاڑا, جہاں بھی بن رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, ڈی ایچ اے نے کیا بگاڑا ان کا یار, ٹھیک ہے. ایک افسر کے لیے 35 کروڑ کے گھر بنائے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا یہ جو سارے ان کو جو عیاشیاں کروائی جا رہی ہیں, عوام کو سنا دیتے ہیں کہ مشکل وقت ہے. بی آر بی کلاس نہیں کیتا یار, بی آر بی تو بالکل نال ہے. میں آخری باری دیکھا اس طرح نہ کرو, جو کام نہیں ہو سکتے نا. میں تو شہباز شریف صاحب کو مشکل میں ڈالنا ہی نہیں چاہتا نا, وہ اس طرح کے کام بتانا ہی نہیں چاہتا جس سے ان کے بیچارے کی نوکری چلی جائے. اتنی مشکل سے تو انہیں ملی ہے, ٹھیک ہے. تو میں یہ اس نہیں چاہتا, لیکن اس قسم کے مسئلے حل کر سکتے ہیں. یار مہنگی دوائیاں ہوتی جا رہی ہیں, کھلی چھٹی دے دیا یار, وہ کمپنیوں کے اپنی مرضی سے ریٹس لگا لیں, چھیڑ رہے ہیں یہ اس طرح کی چیزیں جو ہے نا, ٹھیک کر رہے ہیں وہ اس طرح کی چیزیں. میری تو درخواست حکومت سے صرف یہ ہے کہ اس طرح کی چیزیں جو ہے جس سے عام آدمی کی زندگی جیرن بنی ہوئی ہے اس کے لیے تھوڑا سا کام کر دیا کریں. یہ بڑے بڑے مسئلے بڑے بڑے لوگ بتاتے رہیں گے, مشورے دیتے رہیں گے. نیند آ رہی شہباز شریف کے خلاف گل ہوئی تد, ہاں اچھا ویسے یار ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਟੈਂ ਟੈਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਨੀਂਦ ਆ ਰਹੀ. ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ. ਅੱਛਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ. آپ بات کریں تو وہ بات کریں ٹینٹ ہے. نہیں میں بھی ٹین, میں اپنی گل ਕੀਤੀ ٹینٹ, میں بھی ٹین ٹین کرنا, ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ, ਮੈਂ ਬੈਂ ਬੈਂ ਕਰਨਾ. ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਤੇ ਜਨਾਬ ਖਾਤਰ ਨਸ਼ਾ. ਚਲੋ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ہونا ہے ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ. لیکن ایک منٹ, اگر کچھ نہیں ہونا سر تو یہ خط لکھا کیوں گیا؟ سر وہ شوشا واسطے,
सोशल अल्तीफ़ा सुने हैं ना? एंड आज सर करेंगे इसको बिल्कुल इजाज़त है। मामलात को अंडरमाइन करने की एक मजीद कोशिश। जो कि आपको नाकाम याद है हुई। मेरा एक जो दोस्त है, नाकाम हुई। मेरा एक दोस्त है, शायद आप जानते हो उन्हें, नूरुल्लाह साहब, बहुत बाखबर आदमी है। वो पिछले कोई 8 महीने से एक बात कहा करते थे, जब अभी इंतखाब नहीं भी हुआ था, कि इलेक्शन नहीं तो वो कहते थे कि इलेक्शन नहीं होना। 25 में होने 2025 में। हाँ, और लेकिन आपको याद होगा कि जब काजी फायज ईसा ने रात के वक्त अदालत लगा के ये कहा था कि होने ने कि इलेक्शन 8 फरवरी ही को होगा, हाँ। तो उसके बाद भी उम्मीद से मंद है। आपको फोन आया था, हाँ। मुझे तो वही यही याद है कि आप उठ के बाहर चले गए थे। हाँ। तो कहा यही गया था कि मजीद हमले होंगे, कमिश्नर पिंडी का हमला हो, 6 जजेस का ख़त हो, या और बहुत से ऐसे मामलात हों। मेरा ये ख्याल है, और मैं संजीदगी से ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि कौम भी मुनक़सिम है, डिवाइडेड है, ख़ुद सियासी जमातों के अंदर तो जो डिवीज़न है सो है, लेकिन जुडिशरी और इस्टेब्लिशमेंट उसमें हॉरिजॉन्टल डिवाइड है। और ये ख़त जो है ये इंडिकेटर है कि everything is not in accordance with the word and spirit of the law within judiciary। सियासत हो रही है, सियासत हो रही सियासत। और जो गैर सियासी इदारे हैं उनमें जब जब सियासत होती है तो सियासत का बेड़ा गर्क होता है। और गैर सियासी इदारों में पार्लियामेंट भी शामिल है। और क्यों यार अजीब गल कर देना यार। अच्छा, कुछ लोगों का शौक होता है कि वो पार्लियामेंट के ऊपर ना एवं कोई ना कोई तबर्रा भेजें, तो हम इस तरह की हर ख्वाहिश और कोशिश को की कई ना एहतजाज कर मजम्मत करते हैं और उसको नाकाम भी बनाएंगे। तो इंशाल्लाह अगले जुम्मे को फिर हाजिर होंगे कोई नवा तमाशे के साथ। फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।